हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे क्या सिंप्लेक्स मेथड ना, सिंप्लेक्स मेथड या अल्टीमेट में बोलूं सिंप्लेक्स एल्गोरिदम ना, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी एलपीपी। ठीक है ना। तो सिंप्लेक्स मेथड जो बेसिकली इसके कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है ना, और जो इस पे इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, फिर जो इसका एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम मतलब क्या, स्टेप्स जिसके थ्रू जो है आप सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी एलपीपी का। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, एक इटरेटिव मेथड है किसी भी एलपीपी का सॉल्यूशन। इटरेटिव मेथड क्या होता है कि जैसे समझिए ना, कोई एक फिक्स फार्मूला है, उसी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं ना। तो इटरेशन, आप न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर थोड़ा बहुत किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फिक्स स्टेप होगा, एक स्टेप जो कि बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप होगा सिंप्लेक्स मेथड में, वो क्या होगा, टेबुलर फॉर्म, मतलब एक टेबल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स टेबल बोलते हैं। इस तरह से टेबल कुछ रहेगी और हर स्टेप पे हम इसी तरीके का टेबल बनाएंगे और सेम प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और जब तक कि हमें जो गिवन एलपीपी है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन न मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली इसमें दो एजम्पशंस हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करता हूं। अगर आपकी एलपीपी ये है, फॉर एग्जांपल मैक्स जेड, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल c1x1 प्लस c2x2 फॉर एग्जांपल प्लस cnxn सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। मान लीजिए कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे a11x1 प्लस a12x2 फॉर एग्जांपल लेस देन और 3 ले लिया, 3 वेरिएबल्स ले लिया, a13x3 लेस देन और इक्वल टू फॉर एग्जांपल b1। उसी तरीके से यहाँ पे एक और मतलब कांस्टेंट होगा b2। मैं दो ही लेके चलता हूँ, इस तरह से m कांस्टेंट्स हो सकते हैं। मैं जो मेन मोटिव है, मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ध्यान दीजिए यहाँ पे x1 x2 x3 3 डिसीजन वेरिएबल्स है ना, दिस इज गिवन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे कब, जब ये एलपीपी हमारी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख लिया, ठीक है। अब मेन जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, इस पे पहले फोकस करिएगा कि इस एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होगा। यहां पे ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है ना, 3 डिसीजन वेरिएबल्स लिया, इनकी वो वैल्यूज जो यहाँ पे जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट्स है ना उसको सेटिस्फाई करे, पहली चीज उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता था कि वो वैल्यूज डिसीजन वेरिएबल्स की जो इस नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि इस नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है ना। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, उसमें से जो अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मैक्सिमाइज है तो जो इसको मैक्सिमाइज कर दे या मैक्सिमम वैल्यू दे, वही मेरा क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मिनिमाइजेड होगा तो इन फिजिबल सॉल्यूशंस में से जो मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू दे वो मेरा क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे तो सॉल्यूशन की अगर बात बोलूं तो यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करिएगा। सॉल्यूशन की अगर मैं बात बोलूं, एक तो फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और दूसरा चीज यही फिजिबल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज कर दे या तो मिनिमाइज कर दे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो। ठीक, तो सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली यहां पे जो एजम्पशन है उस पे फोकस करिएगा। ये मान के चलता है ना कि हर एक स्टेप में जो मेरा सॉल्यूशन आएगा ना वो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्या, ईच स्टेप में जो सॉल्यूशन मेरा आएगा वो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और याद करिए, हमने जस्ट पिछली वीडियो में सीखा था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, याद आ रहा है। तो हर एक स्टेप पे जो मेरा सॉल्यूशन होगा ना वो फिजिबल, और अगर वो बेसिक है तो हर एक स्टेप में सॉल्यूशन मेरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और हम क्या करते हैं, ईच स्टेप में सॉल्यूशन फिजिबल है
तो हम हर एक स्टेप जब भी आगे बढ़ते जाएंगे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब अभी समझ में आ गया, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वो सारे फिजिबल सॉल्यूशंस जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे ना, ठीक है ना। तो एक ही आता है ना सॉल्यूशन जो कि ऑप्टिमाइज करता है, तो कई सॉल्यूशंस हैं, तो इसमें जो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड का ये सबसे पहला एजम्पशन कि हर एक स्टेप पे सॉल्यूशन फिजिबल मिलेगा और जब भी हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब देखिए यहां पे, अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, वो मान लीजिए मेरा फिजिबल रीजन जो ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमने किया था, मान लीजिए ये मेरा फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन समझ में आ रहा होगा, ये मेरा फिजिबल रीजन है और ये वर्टिसेस जो है ना वो ए बी और सी, ठीक। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या गारंटी देता था कि अगर ये जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड अगर है तो ए बी और सी ये क्या है, ये फिजिबल रीजन के एंड पॉइंट्स या वर्टिसेस हैं। तो जब भी मेरा सॉल्यूशन मिलेगा इन्हीं वर्टिसेस पे मिलेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो सिंप्लेक्स मेथड है, इटरेटिव मेथड है, तो ये करता क्या है ना कि किसी भी स्टेप से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ए से हमने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, इसी तरीके से मूव करता है, ए से बी पे मूव करेगा, फिर बी से सी पे मूव करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करता है। जो फिजिबल रीजन है उसके एक वर्टेक्स से अगले वर्टेक्स पे मूव करता है, और वही जो है एक स्टेप करेंगे फिर से अगला टेबल बनाएंगे तो यहाँ इस वर्टेक्स पे पहुंचेंगे, फिर अगला टेबल बनाएंगे और फाइनली जो वर्टेक्स मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा उस पे पहुंच जाते हैं। तो पूरी चीजें मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू मैंने दिया सिंप्लेक्स मेथड पे कि ये इटरेटिव मेथड है, मतलब यहाँ पे एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं लेकिन विथ सर्टेन कंडीशन, सर्टेन एजम्पशंस। क्या है कि इसमें सॉल्यूशन हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन होगा और हर स्टेप पे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और फाइनली जो है फाइनाइट स्टेप्स में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। और इसका ये जो प्रोसेस है ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव करना, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करना, फिजिबल मेरा जो रीजन होगा उसके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मूव करते हैं और फाइनली फाइनाइट स्टेप्स में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल वर्टेक्स पे पहुंच जाते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। अब मैं चलता हूं सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, मतलब जो मेरा प्रोसेस है। सिंप्लेक्स एल्गोरिदम मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टेबल बना के, तो पूरा एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्टेप्स में, एक एक स्टेप को आपको समझना होगा, ठीक है ना। अभी मैं स्टेप्स को लिखा हूं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी जब मैं स्टेप्स को बताऊं तो चीजें थोड़ी सी आपको बिल्कुल क्लियर ना हो पाए एक बार में, तो एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल जब मैं करूंगा, न्यूमेरिकल करके जब वापस आएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा ये एल्गोरिदम। तो चलिए सिंप्लेक्स एल्गोरिदम किसी भी एलपीपी के सॉल्यूशन का क्या है, वो यहां से मेन स्टार्ट होता है स्टेप 1 से, बट जो कुछ एजम्पशंस थे जो अभी जस्ट मैंने बताया वो एक बार मैं पढ़ देता हूं। तो क्या है, इट इज एज्यूम्ड दैट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, याद करिए अभी आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पिछली वीडियो में आपने सीखा, तो इसमें क्या करना होता है ना कि आप एक तो इनिशियल वर्टेक्स चूज करेंगे ना, इस रीजन का कोई भी एक तो आप लेके चलेंगे ना कि भाई चलो मेरा ये सॉल्यूशन है, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, तो इसी को जो पहली वर्टेक्स चूज करेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑलवेज फिजिबल, हमेशा फिजिबल होता है, एंड सब्सिक्वेंट सॉल्यूशंस विल आल्सो बी बेसिक फिजिबल। तो यही बोल रहा है कि हर एक स्टेप पे सिंप्लेक्स मेथड का जो एजम्पशन है कि सॉल्यूशन हमेशा हर एक स्टेप में क्या आएगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा, मतलब नॉन नेगेटिविटी कंडीशन जो डिसीजन वेरिएबल्स की है वो सेटिस्फाइड होगी। अब सेकेंड एजम्पशन, इट एंश्योर्स दैट ओनली इंप्रूव्ड सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड।
यही मैं बता रहा था कि हर एक स्टेप से जैसे अगले स्टेप पे जाएंगे तो हम इस वाले से बेटर सोल्यूशन पाएंगे। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज जेड टाइप का है तो अगर पहली वर्टेक्स पे पहले स्टेप में जो भी जेड की वैल्यू आई, अगले स्टेप में जो आएगा ना तो इस स्टेप पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है। और अगर मिनिमाइज टाइप का है तो अगला स्टेप पे पीछे वाले स्टेप से वैल्यू मिनिमम होगी। मतलब हर एक स्टेप पे हम इंप्रूव्ड सॉल्यूशन पाएंगे। ये दो बेसिक एजम्पशंस हैं। अब इन एजम्पशंस के साथ मैं सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का शुरुआत करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, ये देखिए स्टेप्स मतलब एल्गोरिदम मतलब क्या, कैसे हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाते हैं। ये स्टेप्स बता रहा है कि कैसे 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। हमने कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों डिस्कस किया और स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैंने न्यूमेरिकल्स 2 अच्छे एग्जांपल्स किए थे। तो एक बार अगली वीडियो पे आने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसको देख लीजिएगा और फिर वहां से दो एग्जाम्पल जो मैंने किया था उसको भी एक बार देख के प्रैक्टिस करके आइएगा। तो सबसे पहले एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। बदलने के बाद आपको करना क्या होता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है। और वो कैसे निकालेंगे, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि n-m वेरिएबल्स को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जो मेरी बेसिस मैट्रिक्स बनती है इससे एसोसिएटेड जो वेक्टर्स है उनको तो रखेंगे, जो एसोसिएटेड नहीं है उतने ही उनको ही हम क्या कर देते हैं, 0 असाइन करके हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जैसे ही आपने निकाला, आपको क्या करना होगा, सिंप्लेक्स टेबल पे जाना होगा। सिंप्लेक्स टेबल पे मैं आऊंगा इसी के जस्ट बाद, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 जब आप लगाएंगे, इसी से पहले क्या करेंगे, स्टेप 2 के बाद सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। मैं आ रहा हूं, उसको भी टेबल कैसा दिखता है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं टेबल बता दूं। तो स्टेप 2 के बाद आपको ये सिंप्लेक्स टेबल बनाना होगा। अब ये इतना कुछ लिखा है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जो एलपीपी में डिसीजन वेरिएबल्स होंगे x1, x2 और यहाँ पे xn ना, ये n डिसीजन वेरिएबल्स है। तो इस टेबल में इनको हमने क्या किया है वो चीज याद रखिए। x1 को मैंने y1 लिखा है, x2 को y2, x3 को y3 और xn को yn। ये नाम दे देते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे x1, x2, xn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी सा क्या होता है ना, यहाँ पे ये दिखने का मतलब होता है कि इतने वेरिएबल्स मेरे हैं ओरिजिनल टोटल, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। वो कैसे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, n-m। तो ये जो n-m वेरिएबल्स को 0 आपने सेट कर दिया है और m वेरिएबल्स जो है मेरे वो क्या है, बेसिक वेरिएबल। याद करिए मैं बताया था ना, तो वो जो बेसिक वेरिएबल्स है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। जनरली जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप निकालेंगे ना सिंप्लेक्स मेथड में, तो आप जब निकालेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही बदलेंगे तो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स आएंगे। तो जनरली स्लैक वेरिएबल्स आते हैं। तो स्लैक वेरिएबल्स ही पहले क्या होते हैं, बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। हम करेंगे न्यूमेरिकल, आपको पूरा समझ में आएगा, घबराना नहीं है। पहले हम टेबल समझ रहे हैं। तो ये मेरे क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं मान के चल रहा हूं टोटल n डिसीजन वेरिएबल्स है, y1, y2 और yn, ठीक। अब मैं मान के चल रहा हूं जिसमें जो बेसिक वेरिएबल्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक यहाँ पे समझिएगा। yb जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है, बेसिस, या बेसिस मैं बोलूं या इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। क्या, बेसिक वेरिएबल्स। तो ये बेसिक वेरिएबल्स वाला कॉलम है, यहाँ पे जितने होंगे वो बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ठीक। सीबी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सीबी को याद रखिए कॉस्ट वेक्टर, ठीक है ना, कॉस्ट वेक्टर। अब ये क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मेरा ये है, फॉर एग्जांपल मैक्स z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस मान लीजिए 4x3। तो x1 अगर मेरा यहाँ पे बेसिक वेरिएबल है तो उसका ये जो कोफिशिएंट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वेक्टर। मतलब ये कॉस्ट वेक्टर मतलब क्या हुआ, ये जो कोफिशिएंट्स आएगा उनको एक वेक्टर बना लीजिए, 2, 3, 4 ना, ऐसे ये वेक्टर बन गया ना। Rn जो भी हो, R3 का यहाँ पे मेंबर होगा, तो इस पूरे को कॉस्ट वेक्टर बोलते हैं। और
2 क्या है x1 का कॉस्ट ना, और 3 क्या है x2 जो मेरा डिसीजन वेरिएबल है उसका कॉस्ट इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और x3 4 जो है x3 का कॉस्ट है, और इसको कंप्लीटली 2 3 4 एक साथ लिख दिए तो ये r किसका मेंबर होगा r3 का, इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट वेक्टर। तो cv क्या रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट वेक्टर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो बेसिस में जो वेक्टर्स है ना, यहाँ पे बेसिस में इन्हीं का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखेंगे, वही ये लिखता हूं मैं, इसी को क्या बोलते हैं कॉस्ट वेक्टर। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ S1 S2 S3 क्या है स्लैग वेरिएबल्स है। याद करिए जब भी स्लैग वेरिएबल यहाँ पे लिखते थे तो 0 S1 प्लस 0 S2 लिखते थे ना, तो उनका कॉस्ट वेक्टर क्या आता है 0 0 0। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये XB क्या है, तो XB जो है यहाँ पे मैंने बताया था ये देखिए B1 B2 B3 ये है ना, ठीक है ना, ये वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे आप समझे ना तो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जब निकालेंगे आप, तो वहां से जब ये S1 की वैल्यू क्या आएगी वो हो जाएगा, S2 की वैल्यू क्या होगी B2 है, S3 की वैल्यू B3, मतलब ये बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज आ रही है XB कॉलम। और ये क्या है, ये पूरा जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, तो ये y1 का कोफिशिएंट रो वाइज यहाँ पे देखिए ये A11 ये देखिए A12, इसीलिए मैंने लिखा था A13, तो ये फर्स्ट रो में आएगा। x1 y1 x3 का x1 x2 x3 का कोफिशिएंट, इस तरह से xn का कोफिशिएंट फर्स्ट रो। सेकेंड कांस्टेंट में जो आएगा यहाँ पे सेकेंड रो में, थर्ड कांस्टेंट में जो आएगा मतलब थर्ड इक्वेशन में जो आएगा वो यहाँ पे। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद जो कुछ प्रोसेस है सीजे यहाँ पे लिखेंगे। सीजे क्या होता है, यही इन सारे डिसीजन वेरिएबल्स का यहाँ पे जो ना कॉस्ट वो यहाँ पे आप लिखते हैं, वो लिख देंगे यहाँ पे, जो भी आएगा वो ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे आप इवेलुएट क्या करते हैं ZJ, ठीक है ना, ये क्या इवेलुएट करते हैं ZJ। ठीक, तो ZJ कैसे इवेलुएट करते हैं ये देखिए, CB XB आपको फार्मूला बताऊंगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 0 इंटू B1 प्लस 0 इंटू B2, और मान लीजिए ये 1 होता तो 1 इंटू B2, और सबको ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बेसिक जो वेरिएबल्स है उनके कॉस्ट और उनकी वैल्यूज, मतलब CB और XB को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है ZJ। समझ में आ गया? और इसके बाद आप करेंगे क्या, ZJ माइनस CJ आप यहाँ पे क्या करेंगे इवेलुएट करेंगे। ZJ निकाल लिया आपने, जैसे हर एक केस में आप निकालेंगे, और ZJ माइनस CJ यहाँ से आप निकालते हैं, CJ की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और ZJ आपने यहाँ पे निकाला तो ZJ माइनस CJ यहाँ से निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें थोड़ी सी आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहा है, बट आप देखेंगे बड़े आसानी से निकल जाता है, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक मैंने जस्ट बताया, कुछ चीजें यहां से आइडिया लगा होगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर वापस आइएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि सर क्या कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब स्टेप पे मैं आता हूं। तो स्टेप 2 के बाद सिंप्लेक्स टेबल उस फॉर्म में बना लेंगे जो अभी जस्ट मैंने बताया। अब बनाने के बाद ZJ आपने निकाल लिया, CJ पता है, तो देखिए ZJ की वैल्यू ये बता रहा है ना CB YJ। समझ आ गया? हर एक के लिए यहाँ पे जैसे मैं जो बोल रहा था, हर एक के लिए, जैसे y1 तो y1 के लिए CB, ये देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करते जाएंगे, फिर सेम यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे। तो ये निकाल लेंगे सबके लिए इस फार्मूले से ZJ की वैल्यू, और ZJ में से CJ आप सबट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, चूंकि सिंप्लेक्स मेथड जो मेरा एज्यूम किया है कि सॉल्यूशन हमेशा हर स्टेप पे फिजिबल होगा, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दे। तो वो जो करेंट सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, तो ये निकालते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं नेट इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिखा होगा ना कैलकुलेट नेट इवैल्यूएशन, तो आप नेट इवैल्यूएशन ये निकालेंगे ZJ माइनस CJ। अब यहाँ पे देखिए, अगर हर एक ZJ माइनस CJ की वैल्यू जो है नॉन निगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मेरा जो करेंट सोल्यूशन है ना, ठीक है ना, वो क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो कैसे निकालेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन? अगर ये ऑप्टिमल होता तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनकी ये वैल्यूज आप लिख लेंगे, यही मेरी इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देगा। बट अगर एक भी वैल्यू निगेटिव आ जाती है
एक भी वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरा करेंट सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं है। और अगर ऑप्टिमल नहीं है दैट मीन्स क्या हुआ, हमें कहां मूव करना पड़ेगा, नेक्स्ट वर्टेक्स पे ना। तो नेक्स्ट वर्टेक्स पे मूव करने का यहां पे जो प्रोसेस है कि जो मेरा बेसिक वेरिएबल अभी है ना प्रेजेंट इस टेबल में, ये मेरा सोल्यूशन को ऑप्टिमल नहीं कर रहा है। तो अगली वर्टेक्स पे जाने का मतलब यहां पे क्या करते हैं कि कोई एक वेरिएबल बाहर जाएगा और जो नॉन बेसिक वेरिएबल है ना उसमें से किसी एक को यहां पे एंट्री देते हैं। तो जो वेरिएबल बाहर जाएगा उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग वेरिएबल, और जो नॉन बेसिक वेरिएबल आ रहा है अंदर बेसिस में उसको बोलते हैं इनकमिंग वेरिएबल। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे अगला स्टेप है। तो बोला है ना कि अगर एक भी निगेटिव है तो आप स्टेप 4 पे जाएंगे, और स्टेप 4 क्या बोलता है, यही बोलेगा इनकमिंग आउटगोइंग वेरिएबल्स का बात करेगा। तो क्या कर रहा है, इफ देयर आर मोर देन वन नेगेटिव zj माइनस cj देन चूज द मोस्ट नेगेटिव ऑफ देम, लेट zr मतलब j इक्वल टू r के करस्पॉन्डिंग वो वेरिएबल की वैल्यू, मतलब जो नेट इवेल्युएशन की वैल्यू है वो क्या है, ये क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी निगेटिव है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में आइए, मैं निकाला और मान लीजिए j इक्वल टू 3 के लिए ना, ये यहां पे ये सबसे निगेटिव आया, मतलब z3 माइनस c3 ये सबसे निगेटिव है और सबके करस्पॉन्डिंग सबसे निगेटिव है। तो ये मेरा वेरिएबल क्या हो जाता है, इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। ये वेरिएबल मेरा बेसिस में आएगा, मतलब y3 अब यहां बेसिस में आएगा। अब y3 बेसिस में आएगा तो एक वेरिएबल बाहर जाएगा ना। तो पहले क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में हम इनकमिंग वेरिएबल निकालते हैं, और वो कैसे निकलेगा, मोस्ट निगेटिव। अब फर्दर आगे बोला, देखिए क्या बोला है कि चलिए ठीक है ये हमने निकाला, इफ ऑल बोला ना y i r लेस देन आर इक्वल टू 0, i इक्वल टू दिस, देन देयर इज वन अनबाउंडेड। अब क्या बोला है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके करेस्पॉन्डिंग ये y3 मोस्ट नेगेटिव था, ये मेरा इनकमिंग हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉलम। अब ये बोल क्या रहा है ना, ये वैल्यूज ये इस कॉलम में जो वैल्यूज है अगर सारे के सारे निगेटिव हैं या जीरो हैं, यही बोल रहा है कि इस कॉलम में अगर सारे के सारे वैल्यूज जो है निगेटिव है या जीरो है तो उस केस में मेरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा। फिर से प्रोसेस को समझिएगा, नेट इवैल्यूएशन निकाले, मेरा करंट सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं है, मतलब कोई ना कोई zj माइनस cj वो निगेटिव आ रहा है। अगर एक से अधिक निगेटिव है, मोस्ट निगेटिव वाला वेरिएबल इनकमिंग होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि y3 के करस्पॉन्डिंग जो नेट इवैल्यूएशन है वो मोस्ट निगेटिव है, मतलब y3 मेरा इनकमिंग है, y3 बेसिस में आएगा। लेकिन जब ये बेसिस में आएगा तो यहां से एक बेसिक वेरिएबल क्या है, वो बाहर जाएगा। तो जो बाहर जाएगा उसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं xb का इसके साथ, जैसे b1 के साथ इसका, फिर इसका, फिर इसका इसके साथ, ये रेशियो निकालते हैं। और जो रेशियो मिनिमम होगी ना वही आउटगोइंग वेरिएबल होता है। तो ये निकालने के लिए बोला है कि अब इसका साइन चेक करिए, लीडिंग कॉलम में जितनी ये एलिमेंट्स हैं, अगर ये सारी वैल्यूज जो है लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव है या 0 है तो उस केस में मेरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, ये चीज याद करिएगा। लेकिन अगर कोई भी एक पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो जो पॉजिटिव है उसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, ठीक है वो तो मैंने लिख ही दिया कि वाई आर जो है इनकमिंग हो जाता है, और जो करस्पॉन्डिंग ये देखिए वाई आर निगेटिव इंटर कर गया, वो तो मैं पहले ही बता दिया हूं ना। देखिए वाई आर मतलब ये y3 इंटर कर गया। अब यहां पे साइन चेक किया, कोई भी एक पॉजिटिव मिल जाए तो अब मैं क्या करूंगा, आउटगोइंग वेरिएबल निकालूंगा, और ये रेशियो निकालते हैं, जैसे इसका रेशियो इसके साथ। तो अब जिसका रेशियो मिनिमम होगा ना, जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ऐसे जाएंगे रो वाइज, तो वो वेरिएबल क्या होगा, आउटगोइंग वेरिएबल होगा। उसके लिए कैसे निकालेंगे, अब ये रेशियो निकालना है, कंप्यूट ये रेशियो, ठीक है ना, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, मतलब आप रेशियो निकालते जाइए। क्या बोला है, चेक चूज दिस, चलिए ठीक है, चूज द मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम रेशियो निकालिए, एब्सोल्यूट छोड़िए। मिनिमम रेशियो जो आएगा, जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मिनिमम रेशियो आता है वही वेरिएबल क्या होगा, बेसिस को लीव करेगा, ठीक है ना, बेसिस को लीव करेगा। और
अब इसके आगे ध्यान दीजिए, बेसिस को लीव करेगा मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइए, ये मेरा इनकमिंग था और मैंने जो रेड किया है ना, ये B2/A12, ये रेशियो सबसे मिनिमम है, तो ये किस बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है, इसके S2, तो ये मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है, ये बाहर जाएगा और S2 की जगह Y3 इंटर कर जाएगा। और यहाँ पे ये इस रो और इस कॉलम, लीडिंग कॉलम और इस आउटगोइंग वेरिएबल वाली रो का जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना, बस यही एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, लीडिंग एलिमेंट। अब इसको क्या करते हैं आप, 1 करते हैं, क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड करके पूरी रो को आप उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वो अगला स्टेप होगा। अब देखिए, कन्वर्ट द लीडिंग एलिमेंट टू यूनिटी बाय डिवाइडिंग इट्स रो बाय लीडिंग एलिमेंट्स इटसेल्फ एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इन द कॉलम 0। तो अब क्या बोला है समझिएगा, इसको यूनिटी कर दीजिए, 1 कर दीजिए, और जिस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे रो में सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसी नंबर से। और जब डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद इसको आप 0 कर लीजिए, ठीक है ना। क्या बोला कि ये डिवाइड कर दिया आपने, अब इस कॉलम में बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको आप 0 कर दीजिए, इसको यूनिटी कर दीजिए, बस। अब इस प्रोसेस को फिर आपको रिपीट करना है, कहां गया देखिए, इस पूरे प्रोसेस को, ऑल अदर एलिमेंट्स इन इट्स कॉलम, कॉलम वाले एलिमेंट्स को आप 0 कर देंगे, और इसके बाद आप फिर से वही चेक करेंगे ZJ माइनस CJ नेट इवैल्यूएशन, और इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करते रहना है अनटिल एंड अनलेस आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए या फिर अनबाउंडेड सोल्यूशन आ जाए। मैंने थोड़ा सा सिंप्लेक्स मेथड को बताने की कोशिश किया है। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये जब पहली बार आप करते हैं ना, थ्योरी है ना, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि YIJ क्या ले रहा है, XBI क्या ले रहा है, बट मैंने जो प्रोसेस बताया इस टेबल से, अब इस टेबल से मैं फिर से बता रहा हूं, क्या करेंगे, नेट इवैल्यूएशन निकाल लेंगे, ठीक, निकाल लीजिए। अगर इस नेट इवैल्यूएशन जो आप निकाल रहे हैं ना इसमें, ठीक है ना, अगर ये सारे के सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तो मेरा जो ये करंट सोल्यूशन है ऑप्टिमल हो गया। मान लीजिए कि कम से कम एक निगेटिव है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो जो मोस्ट निगेटिव आ रहा है ना, उस ये मान लीजिए मोस्ट निगेटिव है ZJ माइनस CJ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वेरिएबल है ये Y3, ये बेसिस में इंटर करेगा। जब ये इंटर करेगा तो कोई ना कोई यहाँ जो बेसिक में ऑलरेडी प्रेजेंट है बेसिस में, वो वेरिएबल कोई ना कोई एक बाहर जाएगा। तो आउटगोइंग के लिए क्या करेंगे, अब ये कॉलम चेक करिए, इसमें अगर इसमें सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स है इस कॉलम के, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 हैं, यहीं पे रुक जाएंगे, मेरा सोल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा, मतलब इस LPP जो है अनबाउंडेड है। लेकिन अगर कोई भी एक अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है मतलब ये देखिए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, पॉजिटिव है, या एक से अधिक भी है तो चलेगा। तो अब क्या करना है कि अब इस कॉलम जो पॉजिटिव है ना, जो निगेटिव या 0 है उसको छोड़ देंगे, वो रेशियो नहीं लेते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है यहाँ ये B1 है और इसका रेशियो, फिर उसी तरीके से मान लीजिए ये पॉजिटिव था तो इसका रेशियो निकालेंगे, और ये जो रेशियो निकाल रहे हैं इसमें से जो मिनिमम आएगा ना, जिस इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो मिनिमम आ रहा है जिस रो के करस्पॉन्डिंग, वही मेरा वेरिएबल आउटगोइंग होगा। तो मैं मान के चल रहा था कि ये वाली रेशियो B2/A23 ये मिनिमम है, तो S2 बाहर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे एरो लगा दीजिए, ये आउटगोइंग हो गया, और यहाँ पे एरो लगाते हैं इस तरह से, ये इनकमिंग हो गया। अब क्या करना है, S2 की जगह मेरा Y3 आ गया, इसको 1 कर लीजिए। 1 कैसे होगा, A12 जो नंबर होगा ये ना, इससे पूरे रो को आप डिवाइड कर देंगे, पूरे रो को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड किया आपने पूरे रो को, बस ये CB को नहीं, यहां से ये B वाला मतलब XB से आगे जितने भी होंगे सबको क्या करिएगा, उस सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करना है, ये तो 1 हो गया, बाकी जो बचे हुए इस कॉलम में, लीडिंग कॉलम में एलिमेंट्स है, इनको आप 0 कर देंगे, ठीक है ना, इसके हेल्प से बाकी सबको 0 कर दीजिए। फिर से नेट इवैल्यूएशन चेक करिए, सारे के सारे नेट इवैल्यूएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मेरा करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा। और अगर कोई भी निगेटिव है तो फिर से यही प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे, और कब तक करेंगे, जब तक मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन या अनबाउंडेड सोल्यूशन न आ जाए, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी चीजों को बताया,
अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक पहला न्यूमेरिकल के बाद आप आके फिर से इस एल्गोरिदम को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा भी अगर पहुंच पाया हो मेरा एफर्ट, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं जानता हूं ये किसी को, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया होगा, घबराना नहीं है। जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर से वापस आके इसको देखेंगे ना, तो जो मैं एक एक स्टेप बता रहा था वो सब का सब समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।